प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम अध्ययन कर रहे थे यहाँ पे बी फाइनल का इतिहास विषय का, और उसमें आज हम तीसरी यूनिट है और चैप्टर है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी पेपर फर्स्ट, यूनिट थर्ड, और इसका चैप्टर है 1857 का विद्रोह है। कारण, प्रकृति एवं परिणाम, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके पहले की पृष्ठभूमि क्या थी। इस समय तक अंग्रेजों को भारत में शासन करते हुए लगभग 100 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और ये जो प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, उस युद्ध में जब अंग्रेज विजयी होते हैं, बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। उस युद्ध से वर्तमान तक 1857 ईस्वी तक 100 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और इन 100 सालों में अंग्रेजों का जो भारत में मुख्य उद्देश्य रहा वो था भारत से अधिक धन प्राप्त करना। चाहे भारत के किसान रहें, चाहे व्यापारी रहें, चाहे और अन्य श्रमिक वगैरह जो भी वर्ग है, उनसे धन प्राप्त करते हुए और अपना खजाना भरना। और भारतीय है उससे धीरे धीरे गरीब होते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1857 का जब विद्रोह होता है तो इसमें होता क्या है कि 1857 के पहले अंग्रेजों ने प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे नियम बना दिए, ऐसी योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन किया कि प्रत्येक जो भारतीय वर्ग था वो अंग्रेजों से दुखी था। तो वो हमेशा ये कोशिश करते कि हम किस प्रकार से इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं, और उसी के परिणाम स्वरूप जो सेना थी, सेना में भी मुख्य रूप से भारतीय ही थे। तो इस प्रकार से हम एक एक करते हैं, चलो उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह था उसके कारण और कारणों में राजनीतिक कारण। ये क्या है राजनीतिक कारण? सबसे पहले जो लॉर्ड वेलेजली था, वेलेजली ने भारत में सहायक संधि की प्रथा अपनाई। वेलेजली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी उसकी थी राज्य हड़प नीति। वेलेजली ने यहाँ पे भारत में विभिन्न जो रियासतें थी 1800 ईस्वी से 1800 खैर 1798 में आ गया था, तब से लेकर के 1806 ईस्वी तक उन्होंने विभिन्न राज्यों से और उसके बाद में भी सहायक संधियां की गई, और उन सहायक संधियों के माध्यम से भारत के जो विभिन्न रियासतें थी उनको अपने अधीन किया उन्होंने, जिसमें मुख्य नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि हैदराबाद है, मैसूर है, सिख हैं, राजस्थान के राजपूत राज्य हैं, अवध है और अन्य प्रांत, उनको सहायक संधि के माध्यम से अपने प्रशासन के अधीन किया उन्होंने। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी जो साम्राज्यवादी नीति के लिए प्रसिद्ध था, उसने भारत में जब वो गवर्नर जनरल बन के आया 1848 ईस्वी में, 1848 से 1856 ईस्वी तक वो गवर्नर जनरल रहता है भारत का। तो उसने क्या किया, अपने शासनकाल के दौरान भारत के कई राज्यों को अनावश्यक या फिर गलत आरोप लगा करके उनको हड़प लिया या फिर आक्रमण करके उनको हड़प लिया जाता है, जिसमें से मुख्य जो राज्य थे राज्य हड़प नीति के तहत झांसी है, उदयपुर है, संभल है, जैतपुर है और अन्य।
तो उन राज्यों को जब इन्होंने हड़पा इन दोनों नीतियों के तहत, तो भारतीय लोग हैं, भारतीय जो रियासतों के शासक हैं, वो इनके विरोधी होते चले गए। नेक्स्ट इसी राजनीतिक कारण में है कि लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की बंबई में, जो बंबई प्रेसिडेंसी थी उस तरफ। इनाम कमीशन की जब नियुक्ति की गई तो उसकी जो सिफारिशें थी, उस सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजों ने भारत के 20,000 जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उनसे उनकी जागीर जब्त कर ली जाती है। अब वो जमींदार हैं बेचारे एक तरह से कंगाल हो गए, अब वो क्या करें। तो ये स्थिति, वो जमींदार भी अंग्रेजों के विरोधी होते चले गए। राजनीतिक कारण में ये घटना ये भी थी, ये कारण ये भी था कि भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे उस समय। अंग्रेजों ने उनको आदेश दिया कि उनकी पेंशन है, अब जो पहले लगभग 15 लाख रुपए मिलती थी, अब घटा करके उनको 70-75 हजार रुपए किया जाएगा। इससे बहादुर शाह जफर है वो भी दुखी हुए, और साथ ही साथ उनको ये भी आदेश दे दिया गया कि अब उनको लाल किला खाली करके कुतुब मीनार में रहने जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मुगल जो सिक्के ढाले जाते थे उनके ऊपर से भी उसका नाम हटा दिया गया। इससे जो मुस्लिम वर्ग था, जो अभी भी बहादुर शाह जफर को अपना प्रतिनिधि मानता था, भारत का सम्राट मानता था, भारत के लोग भी, वो भी अंग्रेजों के विरोधी होते चले गए। तो ये जो कुछ राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारणों में भी है, राजनीतिक और प्रशासनिक, कि भारतीय जो लोग होते थे चाहे कितने ही काबिल रहे, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। हमेशा प्रशासन में उनसे भेदभाव किया जाता, उनके ऊपर जो रंगभेदी टिप्पणी होती है वो की जाती, सेना में भी और प्रत्येक विभाग में। मुख्य रूप से प्रशासन सेना में उनको सूबेदार के पद तक, और प्रशासन में उनको मुंसिफ के पद तक ही नियुक्ति दी जाती है, उससे ऊपर नहीं। तो इससे भारतीयों में भी हीन भावना है वो ग्रसित होने लगी, और उन्होंने अंततः जब अवसर मिला तो अंग्रेजों का विरोध किया इस 1857 के विद्रोह के अवसर पर। नेक्स्ट जो कारण है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जब भी जहां भी जैसा भी अवसर मिलता, अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करने से बाज नहीं आते, या वो अवसर चूकते ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने जो रेलवे था, रेलवे में कोई भी भारतीय है वो प्रथम श्रेणी का टिकट कटा के भी उसमें यात्रा नहीं कर सकता है। उसमें भी अंग्रेज भेदभाव करते कि पैसे देने पर भी भारतीय यात्रा नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने भी अफ्रीका में प्रथम श्रेणी का टिकट कटा करके उसकी यात्रा की थी, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उनको उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर जाने के लिए कहा। बाहर नहीं गए तो उनको ट्रेन से बाहर उनके सामान सहित फेंक दिया जाता है। इसी के साथ अंग्रेज थे वो भारतीय रीति रिवाजों में भी बहुत अधिक हस्तक्षेप करते, जिससे भारतीय जो वर्ग था वो अंग्रेजों का विरोधी होता चला गया कि क्यों ये अंग्रेज लोग हमारे रीति रिवाजों, हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और क्यों अपने जो पद्धति है वो यहाँ पे लागू करना चाहते हैं हम भारतीयों के बीच, इससे विरोधी। साथ ही यह भी था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 ईस्वी से प्रारंभ कर दी गई, तो भारतीय जो संस्कृत और अन्य अपनी हिंदी वगैरह भाषा में अध्ययन करते आ रहे थे, उन्हें अपनी शिक्षा में भी हस्तक्षेप लगा कि क्यों अंग्रेज हमारे बिना चाहे ही अंग्रेजी शिक्षा है उसको लागू किया जा रहा है। और तो और सामाजिक कारण में एक आगरा का मजिस्ट्रेट था, उसने तो ये भी आदेश तक दे दिया था, आदेश निकाला था कि जब रास्ते में कहीं भी कोई अंग्रेज आ रहा हो और साथ में भारतीय भी यदि सामने से कोई मिलता है, तो उस भारतीय को उस अंग्रेज को नमस्कार करना चाहिए। और यदि कोई अंग्रेज जा रहा है रास्ते में और साथ में सामने से कोई यदि भारतीय, चाहे वो रियासतों के शासक रहे चाहे कोई भी, अगर वो घोड़ा गाड़ी पे जा रहा है
ये अगर वो रथ पे जा रहा है, यदि वो घोड़े वगैरह पे जा रहा है, तो उसे अपने जो रथ वगैरह है, घोड़ा वगैरह, उससे उतरना चाहिए, अंग्रेज को नमस्कार करना चाहिए और तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि वो अंग्रेज गुजर नहीं जाए। तो इस प्रकार के उन्होंने नियम बनाए, इस प्रकार की उनकी सोच रही थी। तो भारतीयों को सामाजिक जो गतिविधियां थी, भारत का सामाजिक जीवन था, उसमें भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप लगा और उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में है कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू कर दिया और उस अधिनियम के अनुसार ये था कि पहले नियम था भारतीय समाज में कि कोई भी भारतीय, कोई भी हिंदू यदि अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको उनकी पैतृक संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं प्राप्त होता था। अंग्रेजों ने 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के आधार पर यह कानून बना दिया कि यदि कोई हिंदू या फिर गैर ईसाई यदि ईसाई बनता है, अपने धर्म का परिवर्तन करके ईसाई बनता है, तो उसे उनकी संपत्ति में से, पैतृक संपत्ति में से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी किया कि भारतीयों को, बहुत सारों को, भारतीय थे उनको ईसाई बनाया गया मजबूरी में, लालच से या फिर डर से। इसी के धार्मिक कारण में एक ही है कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था या 1813 का भारत सरकार अधिनियम, उसके अनुसार अंग्रेज जो मिशनरी थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, उनको भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई और अब वो ईसाई मिशनरी सेना में, स्कूलों में और अन्य स्थानों पर अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और बताने लगे कि आपके ईसाई धर्म करने से आपको ये लाभ प्राप्त होंगे। तो बहुत सारे भारतीयों ने उन ईसाई मिशनरियों की बातों में आकर के और अपना धर्म परिवर्तन किया। इसी के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ये भी हो गया कि जो ईसाई बनेगा उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में अवसर मिलेंगे उनको और उनको बहुत सी अन्य छूट भी प्राप्त होंगी, कर भी उनसे बहुत कम प्राप्त किया जाएगा। एक ये भी था कि अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिद, जो भारतीयों के, हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक केंद्र होते थे, पूजा के केंद्र होते थे, उनके दिन बहुत सी भूमि भी होती थी, उसके ऊपर किसी भी शासक ने पहले कर नहीं लगाया। अब अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिद के ऊपर भी कर लगा दिए और उसके अधीन जो भूमि है उसके ऊपर भी कर लगा दिया। यानी कि अब जो पुजारी वगैरह वर्ग था, उनके गुजर बसर का जो आय का साधन था वो भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में है कि भारत जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण दरिद्र होता चला गया, भूखमरी है ये फैलती चली गई, भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। गांव जो पहले आत्मनिर्भर थे, अंग्रेजों की नीतियों के कारण कंगाल हो गए। लोगों के पास में 2 समय का भोजन करने के लिए भी भोजन नहीं उपलब्ध रहता था। और इसी में ही ये भी है कि जो नगर होते थे और उसमें जो उद्योग होते थे, भारतीय व्यापारी थे, भारतीय उद्योगपति थे, ये गांव में जो उद्योग होते थे, कुटीर और लघु उद्योग होते थे, अंग्रेजों की नीतियों के कारण वो भी समाप्त हो गए। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों के ऊपर इतना आयात और निर्यात शुल्क और उद्योगपतियों के ऊपर उत्पादन शुल्क लागू कर दिया कि फिर वो भारतीय व्यापारी बाजार में टिक ही नहीं पाए। उनकी जो वस्तुएं निकल करके आती मार्केट में बिकने के लिए, वो महंगी होती। महंगी तो क्या होती थी कि उनके उत्पादन शुल्क वगैरह चुका करके अगर वो उस वस्तु को बेचेंगे तो अंग्रेज जो वस्तु भारत में ला रहे हैं वो उनसे सस्ती होती, क्योंकि उन अंग्रेज व्यापारियों के ऊपर बहुत ही कम या फिर नाम मात्र का उनके ऊपर टैक्स, उत्पादन शुल्क, चोंगी वगैरह लागू थी। तो इससे भारतीय उद्योग और व्यापार, कृषि सब समाप्त से हो गए। इसी के साथ ही ये भी था कि आर्थिक कारणों में कि अंग्रेजों ने प्रत्येक प्रकार के जो किसानों के साथ अनुबंध किए ब्रिटिश भारत में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें जो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया,
दक्षिण भारत जिसमें मद्रास है, बम्बई है, इस क्षेत्रों में उन्होंने जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया, और उत्तर और मध्य भारत में उन्होंने जो महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। तो उस बंदोबस्त, तीनों प्रकार के बंदोबस्त में ये था कि किसान थे, उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। बेचारा किसान ही है वो पिछड़ता हुआ जा रहा था। उस किसान का सबसे अधिक शोषण किया गया, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग कृषि करते थे, खेतों में अन्न उपजाते थे, और उन्हीं का ही सबसे ज्यादा शोषण किया गया, और वो बहुत ही ज्यादा कंगाल होते चले गए, गरीब होते चले गए, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इसी के साथ ये भी था कि जो हस्तशिल्प उद्योग के केंद्र थे, छोटे छोटे व्यापार के केंद्र थे भारत में, नगर जो अपने व्यापार या अपने उत्पादन जो वस्तुएं उनके लिए प्रसिद्ध थे, वो बस्तियां उजड़ गई। तो ये अंग्रेजों की नीतियां ही थी कि जिसके कारण भारत की कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार सब कुछ नष्ट हो गया। तो इस कारण से भी लोग, प्रत्येक जो वर्ग था, किसान था, श्रमिक था, उद्योगपति, व्यापारी, सब अंग्रेजों के विरुद्ध होते चले गए। और जब अवसर मिला 1857 में, तो उन्होंने भी इस विद्रोह में अंग्रेजों का विरोध किया। नेक्स्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या है कि भारत था और इसमें जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों की सेना भी थी यहाँ पे। उसमें अधिकांश भारतीय होते और बहुत कम अंग्रेज सैनिक होते। भारतीय और अंग्रेज सेना में अनुपात था, या फिर अंग्रेज और भारतीय सेना में 1:6 का। यदि एक भारतीय अंग्रेज सैनिक है तो उसकी तुलना में 6 भारतीय सैनिक होते। तो अंततः इस सेना में क्या होता है, सैनिक कारणों में कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जो सहक संधि प्रथा लागू की गई, उसके अनुसार जो राजा होते थे, रियासतों के जमींदार वगैरह होते थे, उनको अपनी सेना सहित अंग्रेजों के लिए युद्ध करना पड़ता। इसी में ये कि जो अंग्रेज सैनिक होते और भारतीय सैनिक होते अंग्रेजों की सेना में, उसमें भारतीय जो सैनिक होते थे, अंग्रेज और भारतीय सैनिक समान पद पर नियुक्त हैं, उनमें भी क्या होता है कि भारतीय सैनिक को उसको तो 6 से 7 रुपए वेतन मिलता, और अंग्रेज जो सैनिक होते उनको 60 से 70 रुपए प्रति माह वेतन मिलता। इसमें भी ये था कि भारतीय जो सैनिक थे, उनसे उनके खाने पीने का खर्चा, उनकी वर्दी का खर्चा, उनके वर्दी के धुलवाने का खर्चा और अन्य सारे खर्चे भी उनसे वसूल किए जाते थे, उसी वेतन में से काट लिए जाते। अंततः एक जो भारतीय सैनिक होता, उसके पास में कुल मिलाकर के 1.5 रुपया महीने का बचता। तो उस 1.5 रुपये में उसको गुजर बसर करनी पड़ती, तो वो क्या हालात होंगे उसके मानसिक तौर पे, ये आप समझ सकते हो। जबकि अंग्रेज हैं, उनको उनसे 10 गुना ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है। फिर ये तो वेतन में हो गया, ऐसा मानता। इसके बाद में जो पदोन्नति होती थी सेना में, उसमें भी भारतीय को तो सिर्फ सूबेदार के पद तक ही पदोन्नति दी जाती, चाहे वो कितना ही काबिल रहे, उसको इस योग्य समझा ही नहीं जाता भारतीयों को कि वो ऊंचे पदों पर कोई भी जो पद है उसको संभाल सकते हैं। जबकि जो अंग्रेज जो डफर होते थे एक तरह से, उनको भी उनका अफसर बना दिया जाता या उनकी पदोन्नति होती जाती थी। तो ये पदोन्नति में भी अंग्रेज थे, उन्हीं को अवसर मिलता, भारतीयों को पदोन्नति में भी अवसर नहीं के बराबर था। इसके अतिरिक्त जो भेदभाव होता था वो बहुत ही अधिक गलत था। यहाँ पे सेना में अंग्रेज भारतीयों के साथ गाली गलौज करते या उनसे समानता का व्यवहार नहीं करते, हमेशा भेदभाव की नीति अपनाते रहते हैं। एक सबसे अलग ये कारण था कि जब भी कहीं सेना को युद्ध करने जाना होता, चाहे कहीं जाना हो, चाहे यूरोप में युद्ध करना हो, चाहे भारत में युद्ध करना हो, तो अंग्रेज लोग ये करते थे कि भारतीय जो सैनिक थे उनको हमेशा आगे कर देते। तो शत्रु सेना की तोपें, शत्रु सेना की जो गोलियां थी, उनका सामना भारतीय सैनिकों को ही सर्वप्रथम करना पड़ता, और वो लोग ही सबसे पहले शत्रु सेना की गोलियों का शिकार बनते। तो भारतीय सेना थी या भारतीय सैनिक थे, उनकी ही हत्या अधिक होती, वो ही अधिक मारे जाते, वो ही अधिक घायल होते थे। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम,
उसके अनुसार क्या किया उन्होंने कि भारतीय जो सैनिक थे उनको निशुल्क डाक की सुविधा उपलब्ध थी, और अब अंग्रेजों ने इस नियम के अनुसार उनकी निशुल्क डाक की सुविधा भी समाप्त कर दी। तो इससे भी भारतीय असंतुष्ट हुए, तो इससे भी भारतीय असंतुष्ट होते हैं। तो इसमें यानी कि अब वो संदेश जो भेजने का साधन डाक ही था उस समय सेना के पास में, तो सेना के सामान्य लोगों के पास में भी, उस पर भी उन्होंने शुल्क लागू कर दिया। और ये मुख्यतः सैनिक कारण थे। अंतिम कारण है तात्कालिक कारण, जिसमें है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। इसमें क्या था कि जो सेना थी, अंग्रेज सेना थी, जिसमें भारतीय सैनिक भी थे अधिकांश, पहले यहाँ पे इन अंग्रेज भारतीय सैनिकों को और अंग्रेज सैनिकों को यहाँ पे ब्राउन बेस्ट नामक जो राइफल होती थी वो दी जाती थी सेना में। अब उनको उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल दी गई, और उसमें था कि जो कारतूस डालने होते थे अंदर, उनकी टोपी को पहले मुंह से काटना पड़ता था, क्योंकि चिकनी होते थे, वो हाथ से हटते नहीं थे, कटते नहीं थे। मुंह से काट करके फिर उनको बंदूक में डाला जाता। तो उन कारतूसों की जो टोपी होती थी उसको बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जब ये बात भारतीय सैनिकों को पता चली तो वो अंग्रेज विरोधी होते चले गए, क्योंकि भारत में जो सैनिक थे वो अधिकांश ब्राह्मण थे और गाय यहाँ पे पवित्र पशु मानी जाती थी। तो जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे वो इस घटना के कारण उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया है। फिर ये घटना तात्कालिक कारण बनती है और अंततः विद्रोह है वो प्रारंभ होता चला गया। सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता में जो बैरकपुर छावनी थी उसमें 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया, और उसके बाद भी दो अंग्रेज अधिकारी थे वहां पे, जिसमें एक तो कैप्टन बाग था और एक था कैप्टन नील, उन दोनों की हत्याएं कर दी उन्होंने, उसने मंगल पांडे ने गोली मार करके। फिर बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और अंततः 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद जो ये विद्रोह था वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये तात्कालिक घटना बनती है। इसके बाद में जो नाना साहब थे, रणोजी बापूजी गुप्ते थे और अन्य ने मिलकर के इस विद्रोह की योजना बनाई कि हम एक साथ पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने भारत में ये योजना बनाते हुए और ये विद्रोह है वो प्रारंभ होता है। उसके लिए डेट निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। तो उन्होंने क्या किया कि सूचना है सैनिक टुकड़ियों में, एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी में जो सैनिक सूचना पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने कमल के फूल का प्रयोग किया, और एक गांव से दूसरे गांव में जो सूचना पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने रोटी का प्रयोग किया। लेकिन होता क्या कि मेरठ, जहां पर 20वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, वो जब 10 मई 9 मई की बात है, 9 मई 1857 को बाजार में मार्च पास्ट कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी और उनसे ताने कसे उनके ऊपर कि आपके भाई बंधु एक तरफ तो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग रहे हैं और आप इन अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। तो उनको बुरा लगा और अंततः अगले ही दिन या रात को ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, और अगले दिन 10 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करते हुए मेरठ में जो अंग्रेज ठिकाने थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया, अंग्रेज अधिकारियों की और जो भी मिले उन सब की हत्याएं की गई। और वहां से वो लोग विद्रोह करते हुए 10 मई 1857 ईस्वी को वो लोग दिल्ली पहुंचे। 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ हो गया, और उन मेरठ के सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के पास में गए। उनके पास में जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर से गुजारिश की कि वो इस क्रांति में अंग्रेजों का नेतृत्व, वो भारतीयों का नेतृत्व करे, स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व
करें। बहादुर शाह जफर इसके लिए तैयार हो गए और अंततः विद्रोह धीरे धीरे अन्य केंद्रों पर भी फैलता चला गया। लखनऊ में जहाँ पर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब और त्यात्या टोपे ने नेतृत्व किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, फैजाबाद में अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, दक्षिण भारत में सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने नेतृत्व किया और यह विद्रोह धीरे धीरे अधिकांश भारत में फैलता चला जाता है और अंततः ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर हो गया और फिर अंग्रेजों और भारतीयों में संघर्ष भी होता है इसी दौरान, जिसमें अंग्रेज हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। अंग्रेज अंततः धीरे धीरे एक एक केंद्र से होते हुए उन्होंने भारत है उसके जो विद्रोह के केंद्र थे अधिकांश केंद्रों को या विद्रोह को दमन करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की और अंततः ये जो भारतीय जो विद्रोह हुआ था वो असफल हुआ, सिद्ध हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में कि ये जो विद्रोह हुआ इसकी प्रकृति क्या थी उसका अब हम अध्ययन करेंगे। सत्तावन का विद्रोह, अब हम इसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था। प्रकृति या फिर इसको हम स्वरूप भी कह सकते हैं। इस विद्रोह का स्वरूप किस प्रकार का था, उसमें सबसे पहले आता है सैनिक विद्रोह। दो अंग्रेज अधिकारी हैं सीले और लॉरेंस रॉबर्ट्स, वो बताते हैं कि ये भारत में जो विद्रोह हुआ वो सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया। असंतुष्ट जो सैनिक थे अंग्रेजी प्रशासन से, अंग्रेजी नीतियों से, उन्होंने विद्रोह किया और ये विद्रोह बहुत बड़ा भी नहीं था। तो इसकी आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है, इसमें सैनिकों ने हालांकि शुरुआत की लेकिन फिर जनसाधारण ने उनका पूरा साथ दिया इस विद्रोह में, तो ये सैनिक विद्रोह ही सिर्फ नहीं था। नेक्स्ट है कि कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम। कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम। कट्टरपंथी जो भारतीय कट्टर हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ऐसा LER रीज जो महोदय हैं वो बताते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानते और भारतीयों को बर्बर, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो बर्बर थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। नेक्स्ट है कि जो हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष, हिंदू प्लस मुसलमानों का संघर्ष, कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट जो प्रकृति है वो है 1857 का महान विद्रोह। अशोक मेहता हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत का महान विद्रोह था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1857 का महान विद्रोह, तो इन्होंने बताया कि ये महान विद्रोह था जो हालांकि असफल हो गया। फिर अंतिम जो पॉइंट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। BD सावरकर, पंडित नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और अन्य जो
क्रांतिकारी हैं और उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से लेखनों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और वर्तमान अनुसंधानों के आधार पर भी बात सिद्ध हुई है कि ये जो 1857 का विद्रोह था, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए भारत के सब लोगों ने मिलकर के एक सम्मिलित रूप से प्रयास किया और इसे वर्तमान में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। धन्यवाद।